गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन श्वसन की कार्यकी का अध्ययन करेंगे। तो श्वसन की कार्यकी को स्पष्ट करने के लिए मतलब कुछ बिंदु हैं, उनके अंदर इसकी कार्यकी जो है श्वसन की कार्यकी उसको स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें जो पॉइंट्स हैं, जैसे अपन बात करें एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड, इंटरनल रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड। तो इसमें एक एक पॉइंट को जैसे अपन देखें तो सबसे पहले जैसे बात करें एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब यह है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उनका जो आदान प्रदान है वो लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती है उसकी सरफेस से होता है। तो एल्वियोलस की जो सरफेस जो होती है वो कैपिलरीज के नेट से मतलब रिचली ब्लड सप्लाइड होती है, कैपिलरीज के नेट पाए जाते हैं। तो उसमें जो है कि जैसे जो ब्लड है, जैसे एक तो एल्वियोलस के अंदर जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और कैपिलरी के अंदर जो वीनस ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो एल्वियोलस के अंदर जो एयर है उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 107 mmHg होता है, जबकि जो वीनस ब्लड है उसके अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 40 mmHg होता है। तो इस प्रकार से पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर क्या करेगी, डिफ्यूज हो जाएगी। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो एल्वियोलस एयर के अंदर 40 mmHg होता है, जबकि जो कैपिलरीज का जो वीनस ब्लड है उसके अंदर जो है 46 mmHg होता है। तो इस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से एल्वियोलस के अंदर आ जाएगी और वहाँ से थ्रू रेस्पिरेटरी पैसेज के उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद आगे दूसरा पॉइंट देखें कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड। तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आने के बाद ये जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है, और हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर के ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये जो है एक लोह युक्त यौगिक होता है जिसमें हीम होता है जो कि ग्लोबिन नामक प्रोटीन से जुड़ा रहता है, और इस ग्लोबिन में जो है 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा प्रकार की होती हैं, और प्रत्येक श्रृंखला एक हीम समूह से जुड़ी रहती है। कुल मिलाकर के एक जो हीमोग्लोबिन अणु है उससे 4 ऑक्सीजन अणु जो है वो जुड़ते हैं। तो मतलब 4 ऑक्सीजन अणुओं का क्या है, एक हीमोग्लोबिन अणु जो है वो परिवहन कर सकता है। और मनुष्य में जो है 100 ml ब्लड के द्वारा लगभग 20 ml जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने और इसके वियोजित होने की जो स्थिति है वो ऑक्सीजन के दाब पर निर्भर करती है। कि अगर उच्च ऑक्सीजन का दाब है तो जैसे लंग्स के अंदर जो होता है उच्च ऑक्सीजन दाब होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन आरबीसी के जो हीमोग्लोबिन है उससे बाइंड होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी। लेकिन जब ये इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में टिश्यू या सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होगी ऑक्सीजन, तो वहाँ पर क्या होगा कि टिश्यू और सेल्स में ऑक्सीजन का जो दाब है वो क्या होगा, कम होगा, निम्न दाब होगा। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है, वियोजित हो जाता है, और उससे ऑक्सीजन जो होती है वो मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का दाब और रक्त द्वारा ऑक्सीजन के अपटेक और रिलीज के बीच में जो संबंध होता है उसको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलें
तो जो तीसरा स्टेप है इंटरनल रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन, तो इसमें जैसे सेल्स और टिश्यूज के अंदर जहाँ ऑक्सीजन का दाब कम होता है तो वहाँ ब्लड के अंदर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो डिसोसिएट हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा और उससे ऑक्सीजन जो मुक्त होकर के सेल्स टिश्यूज में प्रवेश कर जाएगी। और वहाँ पर क्या होगा कि जैसे सेल्स के अंदर उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोज्य पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण होगा और उस भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक अपशिष्ट पदार्थ है और इस प्रकार से जो ये प्रक्रियाएं जो सेलुलर रेस्पिरेशन की हो रही है अधिकांश क्रेब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसमें मुख्यतः 4 स्टेप्स होते हैं: ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसके द्वारा क्या होता है भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो CO2 जो कि एक अपशिष्ट पदार्थ है उत्पन्न हो रही है उसको कोशिकाओं से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट जो स्टेप है वो चौथा स्टेप जिस पर आते हैं पर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड, कि जब अब ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में उत्पन्न होगी तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जबकि ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो कम रहेगा। तो इस कारण से सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा सेल्स और टिश्यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज होकर के कहाँ पर आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी। अब ब्लड के द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स तक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 3 डिफरेंट वेज में होता है। कि एक तो जो है जैसे लगभग 7% जो है डिजॉल्व्ड प्लाज्मा में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लाज्मा का जो वाटर है उससे मतलब रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेगी और इस कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में इसको क्या लंग्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जो है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसका जो हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन है ग्लोबिन प्रोटीन, उसका जो अमीनो समूह होता है उससे क्रिया करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेता है और इस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में लगभग 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है लंग्स तक। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेजर पार्ट है लगभग 70% जो भाग है वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसमें क्या है कि जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में आने के बाद जैसे आरबीसी में एंटर कर जाएगी और आरबीसी में क्या है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है और उस एंजाइम की उपस्थिति में CO2 और H2O रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे और ये कार्बोनिक एसिड बाद में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा और उससे हाइड्रोजन एवं बाइकार्बोनेट आयन्स बनेंगे। अब इसमें जो हाइड्रोजन आयन बनेंगे वो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ संयुग्मित हो जाते हैं, जिससे क्या रुधिर का जो pH है वो स्थिर बना रहता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक शक्तिशाली अम्ल क्षार बफर की तरह कार्य करता है। जबकि जो बाइकार्बोनेट आयन है वो अत्यंत विसरणशील होते हैं, जो कि आरबीसी से कहाँ पर आ जाएंगे, विसरित होकर प्लाज्मा में आ जाएंगे। अब इस प्रकार के विसरण के कारण क्या होगा कि बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में आ रहे हैं तो उससे क्या है कि आयनों की जो सांद्रता है वो असंतुलित होने लगी है आरबीसी में। तो इसे रोकने के लिए प्लाज्मा से जो है आरबीसी में क्लोराइड आयन है वो प्रवेश करना प्रारंभ कर देते हैं और इस प्रकार प्लाज्मा से आरबीसी में जो क्लोराइड आयनों की गमन की जो क्रिया है इसको क्लोराइड शिफ्ट या क्लोराइड विस्थापन या इसके खोजकर्ता हेम्बर्गर हैं उनके सम्मान में हेम्बर्गर फिनोमिना के नाम से जाना जाता है। और जो प्लाज्मा में जो बाइकार्बोनेट मिश्रित होकर आ जाते हैं वो सोडियम या पोटेशियम के साथ मिलकर सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट बना लेते हैं और इस फॉर्म में ही ये लंग्स तक क्या ट्रांसपोर्ट होके जाते हैं। अब ये लंग्स की सरफेस पर जाकर के चाहे वो कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में हो या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन हो
या सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो, ये सभी डिसोसिएट हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, और जिससे क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर के एल्वियोलस में आ जाएगी, और वहाँ से फिर थ्रू लंग्स और फिर रेस्पिरेटरी पासेज के थ्रू होती हुई बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी। इसको अपन एक डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं, ढंग से समझ सकते हैं। जैसे ये जो है, जैसे ये एल्वियोलाई दिखा रखी है, ये एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई की जो सरफेस है वो रिचली ब्लड सप्लाइड होती है, कैपिलरीज के नेट पाए जाते हैं। तो एल्वियोलाई जो है इसके अंदर जैसे बाहर से जो एयर आएगी इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होंगी, तो वो जो है यहाँ पर भरेगी। तो इसके अंदर जो O2 होगी उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो 107 mmHg होगा, जबकि जो वीनस ब्लड है जो कैपिलरीज में है उसके अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो केवल 40 mmHg है। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीजन है वो इस ब्लड के अंदर क्या होगी, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या करेगी, डिफ्यूज हो जाएगी, ब्लड के अंदर आ जाएगी। मीन्स ब्लड का क्या हो जाएगा, प्योरीफिकेशन हो जाएगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो पल्मोनरी वेन है वो इसको ले जाके कहाँ पर लेके जाएगी, लेफ़्ट एट्रियम में, और फिर लेफ़्ट एट्रियम से किस में आ जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से थ्रू एरोटा और फिर आर्टरीज, फिर कैपिलरीज, ये जो है प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचेगा। और यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे ये आप देख रहे हो ये सेल्स है, और इन सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर काफ़ी कम होता है। तो ऐसी स्थिति में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो अब जो है ऑक्सीजन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बन रहा है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, डिसोशिएट हो जाएगा, तो उससे ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, और वो ऑक्सीजन जो है वो अब इन सेल्स में क्या करेगी, एंटर कर जाएगी। और सेल्स में एंटर करेगी तो यहाँ पर फिर क्या है, नेक्स्ट जो स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन वो स्टार्ट होगा, जिसमें फूड जो है मटेरियल उसका ऑक्सीडेशन होगा, और उस ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या होगा, एनर्जी H2O और CO2 प्रोड्यूस होगी। और CO2 जब यहाँ पर उत्पन्न होगी तो CO2 को यहाँ से निकालना आवश्यक है, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ है CO2, और CO2 जब इस सेल्स में एक्यूमुलेट होगी तो यहाँ पर CO2 का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, आंशिक दाब CO2 का बढ़ जाएगा। ब्लड के अंदर CO2 का आंशिक दाब क्या कम है, तो अब सीधा सीधा विसरण प्रक्रिया द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आ जाएगी, ब्लड में चली जाएगी, सिंपल विसरण प्रक्रिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से फिर इसका लंग्स तक जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, 3 फॉर्म में हो सकता है, डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा जो कि कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में लगभग 7% तक, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में लगभग 23%, और बाइकार्बोनेट्स जिसमें सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट है उनकी फॉर्म में लगभग 70% तक इस जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा लंग्स तक। अब लंग्स में पहुंचने से पहले जो ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको जैसे सबसे पहले तो जैसे वेन्स कलेक्ट करेंगी, वेन्स से फिर जो है एंटीरियर पोस्टीरियर वेना केवा बनेगी, और जो एंटीरियर पोस्टीरियर वेना केवा है वो इस डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड है इसको लेके जाएंगी किसमें, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से आएगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी जो एरोटा निकलेगी, पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी, वो पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी कहाँ पर, लंग्स तक प्योरीफिकेशन के लिए। तो लंग्स में फिर वही जाएगी, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है, चूँकि इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है जो कि 46 mmHg है, जबकि जो एल्वियोलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है वो कम है, 40 mmHg है। तो ऐसी स्थिति में
इस वीनस ब्लड से या जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा कहाँ पर आ जाएगी, एल्वियोलाई में आ जाएगी। और एल्वियोलाई में आने के बाद फिर ये यहाँ से सिंपल एल्वियोलाई से लंग्स में, और लंग्स के बाद पूरे रेस्पिरेटरी पासेज से होती हुई मतलब बॉडी से इसको क्या किया जाएगा, मतलब निकलती हुई बॉडी से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी है वो समझ में आ जानी चाहिए कि रेस्पिरेशन की जो फिजियोलॉजी है उसमें मेनली 4 स्टेप्स है। जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कि कहाँ से हो रहा है, एल्वियोलाई की सरफेस से हो रहा है। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है बाय ब्लड। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा होता है, जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और फिर सेल्स और टिश्यूज़ पर जा कर के यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन का निम्न दाब होता है, तो वहाँ पर वो डिसोशिएट हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और उससे ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज हो जाती है, और वो ऑक्सीजन सेल्स और टिश्यू में क्या एंटर कर जाती है। फिर वहाँ पर जा कर के फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाएगी सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। और फिर उसको 3 डिफरेंट वेज के द्वारा उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा लंग्स तक, और लंग्स पर आने के बाद फिर वही सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा वो एल्वियोलाई में आ जाएगी, और एल्वियोलाई के से फिर लंग्स में होती हुई लंग्स में, और लंग्स के द्वारा फिर जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसके द्वारा होती हुई मतलब थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बॉडी से क्या बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन है, ये समझ में आ जाना चाहिए। थैंक्स।